सनातन विद्या हमारी यान विद्या है, इसका अस्तित्व बहुत ही पुराना है। भारत में प्राचीन काल से ही आकाश में उड़ने के लिए यानों का प्रयोग होता रहा है और सनातन काल का यदि हम वृतांत देखते हैं तो देवी देवताओं ने, दिव्य पुरुषों ने, ऋषि मुनियों ने आकाश में उड़ने के लिए जिस यान विद्या का प्रयोग किया उसे उत्तर भारत में यान विद्या कहा जाता है और दक्षिण भारत में इसी विद्या का नाम कालांतर में वैमानिक विद्या पड़ा है। तो आकाश में उड़ने के लिए आकाश गमन नाम की विद्या का प्रयोग किया जाता था, जो कि योग की शक्ति थी। वो एक चमत्कार हो सकती थी क्योंकि उसके पीछे मंत्र, तंत्र इत्यादि की शक्ति थी। लेकिन जो ये यान विद्या है, ये इसके पीछे कोई विशेष मंत्र नहीं है। मंत्र कुछ एक साधना मंत्र तो हैं, लेकिन पूर्णतः ये विद्या मंत्र पर आधारित विद्या नहीं है। ये विद्या एक तरह से आप कह सकते हैं कि यांत्रिक विद्या है। इसमें एक यान को बनाया जाता था और उस यान पर बैठकर लोक लोकांतर में गमन किया जाता था। तो इस प्रकार से अगर हम इसका इतिहास देखते हैं यान विद्या का, तो ये बहुत ही प्राचीन इसका इतिहास है। ये मैं ज़रूर मानता हूँ कि आज यान विद्या का अस्तित्व खतरे में है और ये विद्या लगभग नष्ट हो चुकी है। हम देखते हैं कि यान विद्या के नाम पर हमारे पास केवल उसके कुछ एक चित्र, कुछ एक पांडुलिपियाँ और कुछ ऐसे बुजुर्ग और वृद्ध लोग विद्यमान हैं जिन्होंने परंपरानुगत इस ज्ञान को प्राप्त किया। मैंने भी अपने योग्य गुरुओं से इस ज्ञान को परंपरा के अनुसार ही प्राप्त किया है, क्योंकि वो एक परंपरा है, उसका निर्वहन हिमालय में होता आया है। लेकिन आज इस यान को बनाना या इसको उड़ाना न तो मैं जानता हूँ, ना ही हिमालय में रहने वाले ये योगी जानते हैं। हाँ, ये ज़रूर कहा जाता है कि इस हिमालय में आज भी कुछ योगी हैं जो इस विद्या में इतने सिद्ध हास्ते हैं कि वे यान बना भी सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं। लेकिन मेरा फ़िलहाल ऐसे किसी योगी से परिचय नहीं हो पाया और ना ही मैं किसी ऐसे योगी को अभी तक जान पाया हूँ। तो कुलांतक पीठ में परंपरानुगत प्राचीन काल से यान विद्या का ज्ञान दिया जा रहा है। मुझे मेरे गुरु ने दिया और हमारे गुरुदेव को दादा गुरुजी ने दिया, दादा गुरुजी को परदादा गुरुजी ने दिया। तो ये लगातार क्रम चलता रहा है। आज मैं अपने शिष्यों को ये ज्ञान दे रहा हूँ। हालांकि मैं ये जानता हूँ कि आज हमारे हवाई जहाज वायु में उड़ रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये एक परंपरा है, क्योंकि ये हमारे देश का एक इतिहास है, हमारे देश का एक का गौरव है कि किसी समय हमारे पास ऐसे दिव्य यान हुआ करते थे। तो आज भी इस विद्या के संरक्षण की बहुत ज़रूरत है और ये कोई गोपनीय रहस्य नहीं है या ये यान विद्या कोई चमत्कार नहीं है। ये बहुत ही प्रैक्टिकल विद्या, जिसे आधुनिक भाषा में कहा जाए, बहुत ही प्रैक्टिकल विद्या थी और इसे यक्षों की मूल विद्या कहा गया। इसकी उत्पत्ति के बारे में यदि मैं कहूँ तो भगवान शिव ने इसे पैदा किया था और उनसे ही यह दिव्य ज्ञान भगवान ब्रह्मा जी ने प्राप्त किया और देवताओं के जो कारीगर विश्वविख्यात विश्वकर्मा जी महाराज हुए, तो उन्होंने इस विद्या को ब्रह्मा जी से प्राप्त किया और विश्वकर्मा से यक्षों के राजाओं ने इसे प्राप्त किया और तदंतर यक्षों के कुल में ये विद्या स्थापित हो गई और कालांतर में कुछ राक्षसों ने, कुछ आर्यों ने और कुछ अलग अलग ऋषि मुनियों ने इस विद्या को वहाँ से प्राप्त किया और सिद्ध परंपरा में, नाथ परंपरा में ये विद्या आगे बढ़ती चली आई। और भारतवर्ष के पास इस प्रकार के अनेकों ग्रंथ विद्यमान थे जिसमें आकाशचारी विद्या अथवा वायुगमन विद्या, यान विद्या या फिर वैमानिक विद्या का विवरण हमें देखने में मिलता है। तो जो मैंने ये ज्ञान ग्रहण किया है ये तो गुरुगामी ही है। प्राचीन शास्त्रों में यदि आप पांडुलिपियों का अध्ययन करते हैं तो केवल पांडुलिपियां ही प्रमाण नहीं हैं। आप मंदिरों का अध्ययन कीजिए, विशेषकर जो हिमालय क्षेत्र के हैं या दक्षिण भारत के मंदिर हैं, मध्य भारत में भी कुछ मंदिर हैं। आप उन मंदिरों में देखेंगे विशेष तरह की यानों की आकृतियाँ बनी हैं, जिसमें कश्ती की तरह कुछ यान बने हैं जिनके दो पंख दिखाए गए हैं और उनको वायु मार्ग में उड़ता हुआ दिखाया गया है। इसके लिए इस बात को ठीक तरह से समझने के लिए हमें पहले यान विद्या को समझना होगा। हम यान विद्या के दो भाग कर सकते हैं। एक तो उसका वैदिक विभाग हो गया, जिसका वेदों में आंशिक जिक्र है। आप किसी भी वेद में वायुयानों का विवरण नहीं देखेंगे,
केवल ऋग्वेद जैसे कुछ ग्रंथों में गरुड़ जैसे यानों के बारे में कुछ कहा गया है। वो एक सांकेतिक विवरण है केवल, लेकिन उस समय जो वैदिक विभाग है, वैदिक विभाग से ही यान विद्या आगे निकली है। तो वैदिक विभाग के जो ये यान थे, इनके 12 कुल माने गए हैं, अर्थात 12 प्रमुख यान। उन यानों के भी आगे और अनेक विभाग हैं, जैसे 12 कुलों को कहा जाता है ब्रह्मकुल, विलासकुल, दिव्यकुल, नागादिकुल, अश्वादिकुल, गरुड़ादिकुल, सत्वध्वज कुल, रजध्वज कुल, तमध्वज कुल, संहारादिकुल, गुप्त कुल और मायादिकुल। इनमें सबसे ज्यादा जो बड़ा यान है, जिसमें तकरीबन 180 से 200 लोगों के बैठने की क्षमता थी, वो मायावी कुल के यानों में थी। और मायावी कुल इसलिए कहा गया कि ये युद्ध के विमान थे और ये उड़ते उड़ते हवा में अदृश्य हो जाया करते थे, शत्रु ने देख नहीं पाता था और इससे आप कई लोगों में गति कर सकते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि भीतर से सारे के सारे यान वातानुकूलित थे। बाहर क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं था। विशेष बात यह कि ये अग्निरोधी माने गए हैं कि इससे हम आग से बचे रहते हैं, जल से बचे रहते हैं, विद्युत से बचे रहते हैं। इन चीज़ों का यानों पर कोई प्रभाव नहीं होता था और यान निरंतर गति करता रहता था। और यान में ऐसी क्षमताएं थी कि देश काल और परिस्थिति के अनुसार यान अपनी गति को कम ज़्यादा, ऊंचाई पर ले जाना या नीचाई पर लाना, ये सब स्वतः नियंत्रित करता था। तो ये वैदिक विभाग के यान थे। और वैदिक विभाग के केवल 2 ही यान ऐसे हैं जो ऊपर से खुले थे। ये जो ऊपर से खुले हुए विमान थे, ये विलास कुल के विमान थे। ये बहुत ऊंची उड़ाने नहीं भर सकते थे। ये माना जाता है कि ये पृथ्वी से बहुत ज़्यादा ऊंचाई इनकी नहीं होती थी, ज़्यादा से ज़्यादा 200 फीट या 300 फीट या फिर 400-500 फीट। ये केवल एक तरह से भोग विलास के लिए बने हुए थे कि भूमि से ये कुछ ऊंचाई पर जाएंगे और वहाँ पर धीरे धीरे घूमते हुए पुनः पृथ्वी पर लौट आएंगे। तो इन विमानों के ऊपर कोई छत नहीं थी, या एक विमान में आप छत देखते भी हैं लेकिन वो ऊपर से छत है लेकिन चारों तरफ से विमान खुला है, और दूसरा विमान ऊपर से बिल्कुल ही खुला है। लेकिन इसके अतिरिक्त जो वैदिक विभाग के विमान हैं, वे सभी के सभी विमान पूरी तरह से बंद थे। आप उनको एयर टाइट कह सकते हैं कि उनमें भीतर का वातावरण बाहर के वातावरण से सर्वथा भिन्न होता था, तो उसका कोई लेना देना नहीं था। और विशेष बात यह भी है कि इन यानों में खिड़कियां भी थी, और वो खिड़कियां, उसमें साधारण कांच नहीं का प्रयोग नहीं किया जाता था। उसमें विशेष प्रकार की जो रासायनिक प्रक्रिया है, जैसे कि हमारे पास धातु विज्ञान है, उसी प्रकार से कुछ रसायनों को मिलाकर मिट्टी के साथ, और हमें ये कहा जाता है कि पारद विज्ञान में कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं कि जिसको हम क्रिस्टल कहते हैं, क्रिस्टल स्टोन, इस प्रकार के स्टोन का निर्माण किया जाता था। तो एक विशेष तरह का कांच निर्मित होता था जिसे दिव्य कांच की संज्ञा दी गई है, उसे ही खिड़कियों में लगाया जाता था। और ये बहुत अद्भुत शीशे थे। मैं इसके बारे में ये कहना चाहूँगा कि ये मान्यता थी कि यान की अलग अलग खिड़कियों के अलग अलग गुण थे। कुछ बहुत दूर की वस्तुओं को नज़दीक दिखाते थे, कुछ कांच जो बाहर की स्थिति जैसी थी उसे वास्तविक स्थिति में दिखाते थे। इस प्रकार अलग अलग जो कांच था, खिड़की थी, उसका अलग अलग अपने हिसाब से ही गुण भी विद्यमान था। तो यान का एक अलग प्रकरण भी है जिसको हमने पौराणिक विभाग का, जिसमें ये दिखाया गया है कि एक साधारण रथ है, उसमें घोड़े जुते हुए हैं और युद्ध हो रहा है। अचानक वो यान वायु में उड़ता है और आमने सामने तीरंदाजी से युद्ध किया जाता है। ये एक बिल्कुल ही अनूठा विभाग है जिसे हमने पौराणिक विभाग कहा। इसके पीछे एक अलग रहस्य है, वो भी यान ही थे। जो रथ होता था उसे इस प्रकार से निर्मित किया जाता था कि वो भी अपने आप में वायु में उड़ने की क्षमता प्राप्त कर। और ये क्षमता कैसे आती थी, इस सब के पीछे दिव्य प्रकाश नाम की जो विद्या, प्रकाशीय तंत्र जो था, वो कार्य करता था। इन सभी यानों के नीचे एक विशेष प्रकार का छिद्र बना होता था। पूरी तले में, पूरी तलहट में एक छोटे छोटे छिद्र बने होते थे, जिसमें से विशेष रासायनिक और सूर्य की ऊर्जा का प्रयोग करके इस प्रकार का प्रकाश निकाला जाता था, जो प्रकाश 5 फुट तक इतनी गति से जाता था कि 5 से 10 फुट के उस इलाके में यदि कोई दूसरा तत्व आ जाए तो वो जल जाता था। तो भूमि पर जहां से यान उड़ता था वहां यान के बैठने का निशान बन जाता था।
तो वो प्रकाश इतना जबरदस्त था कि वो आज की भाषा में यदि हम कहें कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति के विरुद्ध वो यान को हवा में स्थिर रखने में सक्षम था। तो आज जो हमारे पास आधुनिक एरोडायनेमिक सिस्टम है या एरोडायनेमिक्स है, इसका सिद्धांत थोड़ा सा अलग है। इंजन पर ये सब चीजें निर्भर करती है, लेकिन जब हमें इस बात की शिक्षा दी गई है तो हमें ये कहीं नहीं पढ़ाया जाता कि इसमें कोई इंजन था या किसी तरह के आधुनिक रसायनों का प्रयोग किया जाता था। रसायन तो थे, लेकिन वो इतनी अग्नि या प्रदूषण या धुआं ये नहीं छोड़ते थे। इनका उड़ने का जो सिद्धांत था वो केवल वही प्रकाश था, इसलिए ये ब्रह्मांड के किसी भी कोने में आने जाने में और उड़ान भरने में सक्षम थे। और जो इनकी छत थी यानों की छत पर एक विशेष तरह की मणि लेंस बने हुए थे जो सूर्य की ऊर्जा को 100 गुना खींचते हैं। हम जैसे देखते हैं कि एक लेंस को यदि हमने प्रकाश में रखा तो हम उसको ऐसे रखते हैं तो एक बिंदु बनता है, वो ऊर्जा पैदा करता है। कहा जाता है कि इन मणियों में इतने छोटे छोटे बहुत सारे छोटे छोटे लेंस लगे हुए थे। एक तरह से आप कहें कि उनका मुड़ाव भीतर से मणियों का ऐसा था कि सूर्य की इतनी अधिक रश्मियां उसके भीतर आती थी कि उन्हीं रश्मियों का प्रयोग करके वो अद्भुत प्रकाश तैयार किया जाता था जो यान के उड़ान में, यान को उड़ने में सहायता करता था। लेकिन जब सूर्य नहीं है तो उसके भीतर पारद, जिसको हम मरकरी कहते हैं, मरकरी को रसायन के साथ मिलाकर एक लिक्विड सा तैयार कर लिया जाता था जिससे विशेष प्रकार की ऊर्जा पैदा होती थी और वो ऊर्जा भी इसी प्रकार के प्रकाश को पैदा करती थी। तो इसलिए ये यान बहुत ही सटीक उस समय माने। जैसा कि इस यान में आप देख सकते हैं कि ये यान का ये जो ऊपरी छत है, ये छत पर ये जो गोल गोल से दाने दाने से बने हुए हैं, ये मणियां हैं। जो सूर्य का प्रकाश है वो इन्हीं के माध्यम से भीतर जाता था और सारा का सारा सूर्य का प्रकाश ये छत सोख लेती थी और अपने भीतर ले जाती थी। और यान पूरी तरह से बंद था। यान में ये 3 शीशे लगे हुए हैं जो दिव्य कांच जिनके बारे में कहा गया है, और ये यान में पंख लगे हुए हैं। ये पंख उस तरह से नहीं हिलते थे जैसे पक्षी अपने पंख हिलाता है, ये बिल्कुल स्थिर रहते थे। और ये पूंछ है जो बैठने पर ऊपर की तरफ को मुड़ जाती है, और जब ये यान उड़ता है तो ये फिर फैल जाती है। और ये पंख भी अभी बंद है। यान जब उड़ता है तो ये यान के पंख खुल जाते हैं। अब नीचे देखिए, ये जो इस यान के चारों तरफ ये जो छिद्र लगे हैं, बने हुए हैं, इनमें से वो दिव्य प्रकाश निकलता था जिसकी सहायता से ये यान उड़ता था। तो यान के उड़ने का जो भी मूल आप तत्व कहें वो वही प्रकाश था जो इन छिद्रों से निकल रहा है। और यान में ये जो सीढ़ियां लगी हैं ये सदा लगी ही रहती थी और यान इन सीढ़ियों के साथ ही उतरता था। और ये इसका एक धरातल है जिसको हम आधार कहेंगे, आधार पर बैठता था ये यान। और यान के उड़ने के भी सिद्धांत थे। ये यान वायु में कैसे उड़ता था इसका ये एक दिव्य यंत्र बताया गया है। ये इस यान के उड़ने का एक सिद्धांत है कि वायु का भेदन ये किस प्रकार करता है, ये किस प्रकार उड़ा करता था, ये सब। और यान की साधारण सी जानकारी ये टांकरी नाम की लिपि में यहाँ पर इसके विषय में थोड़ा सा बताया गया है। तो आप ये एक यान को देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम दूसरे यान को देखते हैं, अब इस यान को देखिए कि इसमें वो जो यान अभी हमने पहले देखा वो उसका एक साइड से लिया गया एक दृश्य था। तो जब वो वायु में हवा में उड़ता था तो वो कुछ इस प्रकार का दिखता था। उस यान के दोनों पंख पूरी तरह से फैल गए हैं और ये उसकी छत ऊपर से नजर आ रही है। छत पर ये ध्वजा, झंडा लगा हुआ है जो उस यान की पहचान बताता था। और वो पूंछ जो ऊपर मुड़ी हुई थी वो इस प्रकार से खुल जाया करती थी। और आगे गर्दन भी, जो यान की गर्दन है वो भी पूरी तरह से हिलने वाली थी, वो गर्दन अभी सीधी हो गई है। तो उड़ान के समय इस प्रकार का चित्र उस यान का नजर आया करता था, जिसके विषय में ऋग्वेद में भी विवरण है कि गरुड़ के समान वो यान दिखता था। तो आप इसको देखेंगे, इसकी आकृति, तो ये बिल्कुल गरुड़ की तरह लग रहा है। और यहाँ इस विमान के बारे में टांकरी लिपि में जानकारी दी गई है। और साथ ही ये यहाँ पर दूसरा इस यान के वायु में उड़ने का, ब्रह्मांड में उड़ने का दूसरा सिद्धांत है जो यहाँ पर इन रेखाओं के माध्यम से दिखाया गया है। और विशेष बात कि इस यान के मूल में ये आपको जो घड़े नजर आ रहे हैं, ये इस यान के भीतर अंदर लगे होते थे। ये 7 घड़े यहाँ दिखाए गए हैं। इनके संबंध में ये बताया गया है कि इन घड़ों के अंदर पारद अर्थात मरकरी और उसके अंदर रसायन, विशेष तरह के रसायन बने होते थे। और इन घड़ों का ये जो ऊपरी सिरा है, ये जो ढक्कन है, ये कुछ अष्ट धातुओं के बने हुए होते थे। और जैसे ही इन अष्ट धातुओं के साथ वो रसायन संपर्क में आता था तो दिव्य शक्ति पैदा होती थी। और ये जो चोटी लगी हुई है इस घड़े के ऊपर, इनसे सोने और चांदी के कुछ
तंतु, तंतु का अर्थ हम तारे कह सकते हैं या धागे कह सकते हैं, धागे निकलते थे जो उस शक्ति को इस यान के भीतर तक पहुंचाते थे। तो यान, ये जो यान का पूरा प्रारूप है, इसके भीतर ये जो खाली हिस्सा है जो यान के अंदर आता है, इसके भीतर ये घड़े भरे हुए थे। ऊपर से सूर्य की ऊर्जा, भीतर से रसायन की ऊर्जा और साथ में ही इसमें मंत्र की ऊर्जा का भी समावेश है। इस प्रकार का वृतांत दिया गया है। आप इस चित्र में पूरी तरह से देख सकते हैं। ये दूसरा चित्र है जिसमें यान विद्या के विषय में बताया गया है। अब ये जो चक्र है, ये जो सूर्य चक्र है, इसके भीतर ये बताया गया है कि ये यान कैसे कैसे उड़ता था। ये सूर्य के प्रकाश से, वायु की शक्ति से भी, पानी की ऊर्जा से भी और साथ में ध्वनि की ऊर्जा से, मणि की शक्ति से, मंत्र की शक्ति से, यांत्रिक ऊर्जा से, रसायन से, पारद से और औषधियों के तरल पदार्थों से भी ये यान उड़ने में सक्षम था। और यान कुल 12 प्रकार के होते हैं। ये विवरण इस चित्र में नीचे दिया गया है और टांकरी भाषा में इसके बारे में ये जानकारी यहाँ पर दी गई है सारी की सारी। और आप इस यान को देखिए, ये एक बैठे हुए यान का चित्र है। ये आकाश में उड़ते हुए यान का चित्र है। जो हमने इससे पहले देखा उसमें यान बैठा हुआ था, जिसमें आपने देखा कि गर्दन बिल्कुल पीछे की तरफ मुड़ी हुई थी और पूंछ ऊपर उठी हुई थी। लेकिन अब ये उड़ान भर रहा है तो इसकी वो जो पूंछ ऊपर की तरफ को मुड़ी हुई थी, अब ये पूंछ खुल गई है और जो गर्दन बिल्कुल पीछे यहाँ सटी हुई थी वो अब आगे हो गई है और पंख भी आगे को आ गए हैं, सीढ़ियां आगे आ गई हैं और जो नीचे का धरातल था वो इसके भीतर छुप चुका है और ये छिद्र खुल चुके हैं। अब इन छिद्रों से प्रकाश निकलेगा और ये इसकी छत है और छत के ऊपर वो ध्वजा, जिससे ये किस कुल का जहाज है और ये इस जहाज की पहचान इस झंडे पर बने हुए साइन से पता चलती है। तो ये यान विद्या का एक तीसरा चित्र है जिसके माध्यम से उस प्राचीन यान विद्या को अच्छी तरह से समझा जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी यान थे। ये जो यान जिनको हम अभी देख रहे हैं या जिनका हम विवरण कर रहे हैं, ये देवकुल के यान हैं। इसके अतिरिक्त राक्षस कुल के भी यान थे जिनको दैत्य कुल के यान कहा जाता था। ये दैत्य कुल का यान है। अब आप इसकी आकृति देख लीजिए। ये आगे से किसी छिपकली की तरह या मेंढक की तरह इसका जो सर है वो मेंढक की तरह लगता है और इसके भीतर भी जो छत है बहुत छोटा है, लेकिन इसके ऊपर भी वो सूर्य का प्रकाश धारण करने वाली मणियां और कांच लगे हुए हैं और दोनों पंख, एक पंख उस तरफ हमें नजर आ रहा है और दूसरा पंख ये इसने खोला हुआ है और इसकी पूंछ बिल्कुल विचित्र है। ये पूंछ हिलती नहीं है, ये सदा एक ही स्थिति में रहने वाली पूंछ है और ये इसका नीचे का आधार है और ये इसमें सीढ़ियां बनी हुई हैं। तो इसकी आकृति क्योंकि एक उदंड जीव की भांति, एक तामसिक जीव की भांति नजर आ रही है, इसलिए इसकी आकृति बिल्कुल देवयानों से विचित्र है। वो ये पक्षियों की तरह नहीं लगता बल्कि किसी थलचर की तरह लगता है। ये दैत्य कुल का विमान कहा गया है, जिसको राक्षस लोग अपने युद्ध के लिए अथवा स्वर्ग पर आक्रमण करने के लिए, ब्रह्मांड में जाने के लिए इसका प्रयोग करते थे। और ये यहाँ पर जितने भी कुल हैं, 12 कुल के जो विमान हैं, तो उन सब का इसमें इस चार्ट में विवरण दिया गया है और ये नीचे टांकरी भाषा में इसकी जानकारी है। तो ये यान का चौथा एक प्रारूप हम देख रहे हैं जिसमें इस प्रकार की यान विद्या के विषय में जानकारी दी गई है। यानों की आकृति गरुड़ की तरह ही है। गरुड़ पक्षी जो है उसकी तरह या मोर की तरह या हंस की तरह इनकी आकृति हुआ करती थी। ये यान विशेषतः जैसे मैंने कहा कि सूर्य के प्रकाश को 1000 गुना परिवर्तित करके ये उड़ा करते थे और विशेष बात यह है कि बहुत अधिक प्रयोग न तो ऋषियों ने इन विमानों का किया है न ही देवताओं ने किया है, क्योंकि ये मान्यता थी कि ये यान चाहे किसी भी प्रकार के हों, बहुत ज़्यादा प्रकृति को हानि नहीं पहुंचाते हों, लेकिन फिर भी इन पर अधिक समय तक बैठना बहुत शुभ नहीं माना जाता था। उसे प्रकृति के विपरीत माना जाता था और ये कहा जाता था कि इससे विलास की भावना पैदा होती है। तो उस भावना के कारण ही इस विद्या का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। भारत में इस तरह की बातों पर बहुत विशेष ध्यान दिया जाता है। प्राचीन काल में लोग बहुत सिद्धांतवादी हुआ करते थे, तो जो ध्वजा इसके ऊपर लगती थी वो विशेष प्रकार की ध्वजा होती थी और उसी ध्वजा से इस यान के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती थी। और विशेष बात ये भी थी कि यान को साधारण वस्तुओं से ही बनाया जाता था, जैसे लकड़ी का बुरादा, लकड़ी को पानी से में पीस कर रगड़ कर उसका लिक्विड पेस्ट तैयार किया जाता था
और विभिन्न धातुओं का भी पेस्ट तैयार किया जाता था और मिट्टी का पेस्ट तैयार करके रसायनों सहित फिर जो रसायन पैदा होते थे उससे यान का निर्माण किया जाता था। यान के उड़ने के बहुत सारे सिद्धांत थे। ऐसा नहीं है कि केवल सूर्य के प्रकाश पर ही या पानी के माध्यम से ही या वायु के माध्यम से ही या फिर इस जो तली से प्रकाश निकल रहा है यान की उसके माध्यम से ये उड़ता था। यान के कुछ और गुण भी थे। ये भी मान्यता है कि जब यान का अचानक कभी ईंधन समाप्त हो जाए या कोई समस्या आ जाए तो यान गिरता नहीं था, वो बहुत धीमी गति से धीरे धीरे स्वतः पृथ्वी पर उतर जाया करता था, जिस कारण कभी भी इन यानों के दुर्घटनाग्रस्त होने की कोई जानकारी ना तो हमें पढ़ाई जाती है, ना ही हमें बताई जाती है और ना ही किसी ग्रंथ में इस प्रकार का कोई विवरण ही कहीं आता है। साथ ही साथ यान के भीतर कुछ दिव्य गुण भी थे, जैसे यान में शत्रुओं की जो बातें थी, जो शत्रु पृथ्वी पर हैं उनकी बातें यदि हम सुनना चाहें तो यान में ऐसी क्षमता थी कि यान को यदि कहा जाए कि इस समय हमारे नीचे जो पृथ्वी है वहाँ पर हमारे शत्रु क्या कह रहे हैं, तो वो जो आपस में बातचीत कर रहे हैं वो वहाँ सुनी जा सकती थी। और कुछ ऐसे हालात भी थे जहाँ हम विशेष परिस्थितियों में अपने शत्रुओं की गतिविधियों को देख भी सकते थे। यान के भीतर ये सब क्षमताएं थी और यान स्वयं बातचीत भी करता था, जो यान का सारथी था, क्योंकि जो यान का संचालक है वो हर व्यक्ति की बात यान नहीं मानता था, केवल एक व्यक्ति की ही। जैसे मान लो यदि मैं इस यान का सारथी हूँ तो मैं जो निर्देश दूंगा मुझे सिर्फ कहना है, यान वो कार्य स्वयं करने लग जाता था। लेकिन कई बार ऐसा भी होता था कि सामने कोई विशेष विपत्ति हो तो यान अपने आप भी बिना निर्देश के अपनी बुद्धि विवेक से उस परिस्थिति का मुकाबला करने में सक्षम थे। तो ये सब क्षमता जिसको आजकल हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं वो काफ़ी प्रचुर मात्रा में यान में थी। और मुझे ये नहीं लगता कि ये कोई चमत्कार था, मैं समझता हूँ ये हमारा प्राचीन विज्ञान ही था और भविष्य में भी विज्ञान ऐसे यान बनाने में सफल हो जाएगा। और आज भी बहुत उन्नत किस्म के यान वैज्ञानिकों ने बनाए हैं। तो कहीं ना कहीं हम प्राचीन विद्याओं को लेकर ही आगे बढ़े हैं और मुझे ऐसा लगता है कि फिर शायद इसी तरह के यान भविष्य में बनेंगे जो प्रदूषण रहित होंगे और लोग उनका कम प्रयोग करेंगे। तो मानवता के सुख के लिए ही ये विद्याएं थी। ये बात जरूर है कि मंत्र का प्रयोग, यंत्र का प्रयोग और तंत्र का प्रयोग होता था, लेकिन इन सब चीजों के पीछे वास्तविकता क्या है, रहस्य क्या है, ये अभी हमें समझना होगा। क्योंकि हम मंत्र तंत्र को और धर्म को बकवास कह देते हैं, हम इन चीजों को ढोंग कह देते हैं, झूठ कह देते हैं। कहना आसान है, लेकिन जब इस पर शोध किया जाता है तो पता चलता है कि ये कोई बकवास नहीं है, इसके पीछे वास्तव में सिद्धांत हैं और ये चीजें तब भी तैयार की गई थी। आज भी यदि इस पर काम किया जाए तो ये फिर से हो सकता है, आने वाले वर्षों में हो जाएगा। तो यान विद्या एक अलौकिक विद्या है, इसे संजोए रखना जरूरी है। और मेरा प्रयास है कुलांतक पीठाधीश्वर होने के नाते, और क्योंकि कुलांतक पीठ का जो सनातन ज्ञान है वो लोगों तक पहुंचे, क्योंकि मेरा तो वो कुछ भी नहीं है। मैं तो एक आप कह सकते एक छोटा सा स्टूडेंट रहा हूँ अपने हिमालय का। तो एक हिमालय की योगी परंपरा, सिद्ध परंपरा के माध्यम से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है वो अब मैं आगे दूंगा। तो यान विद्या उसी विद्या का एक छोटा सा हिस्सा है जो आगे जाना चाहिए और लोगों को इसके बारे में ज्ञान प्राप्त होना चाहिए कि भारत के पास कितनी अलौकिक विद्याएं प्राचीन काल से ही थी।